नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से बायोमित्रा के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं फाइनली। और आपके सिलेबस में जो चैप्टर दे रखे हैं उसमें एक तो है पादपों में परिवहन, और उसके अलावा जो चैप्टर हैं श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और पादप परिवर्धन, यानी कि जो पादप वृद्धि हार्मोन है उनके बारे में अपन को पढ़ना है। लेकिन आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ ये है खनिज पोषण यानी कि मिनरल न्यूट्रिशन। ये आपके सिलेबस में कहीं भी पे मेंशन नहीं करके रखा इन्होंने। लेकिन जब मैं पिछले सालों के पेपर मैंने देखे तो कहीं कहीं इसके एक दो सवाल मुझे दिखे। ठीक है, तो इस वजह से इस चैप्टर को अपन छोड़ नहीं सकते, सिलेबस में नहीं है फिर भी अपन को पढ़ना पड़ेगा। तो प्लांट फिजियोलॉजी जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, इसके अंदर मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब सिलेबस में है, तो अपन को ये चैप्टर भी पढ़ना है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं पूरा डिटेल में आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, नहीं, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा चीजें कि आपका सवाल गलत ना हो। अगर इस चैप्टर में से भी सवाल बने तो वो आपका 100% ठीक हो जाए। इसको अपन जो है इस चीज का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि सर आपने वो नहीं पढ़ाया, इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ाया। देखो, मैं जो भी चीजें पढ़ाऊंगा आप ये 100% कंफर्म मानिए कि सवाल वहां से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी चीजें मैं आपको करवाऊं उनको आंख बंद करके विश्वास करते हुए उतनी चीजों को पढ़ लीजिए। इस चैप्टर के अंदर अगर कोई सवाल बनेगा आपका गलत नहीं होने वाला। हालांकि ये चैप्टर है नहीं, तो अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, बाकी सवाल पूछे गए हैं अपने रिस्क पे करना। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। लगभग अपन 70-80% चैप्टर इसमें कवर कर लेंगे, 5-10-15% चीजें जो है वो उसको मैं स्किप करूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खनिज पोषण जो है, इसके अंदर अपन को देखना है कि पादपों के अंदर जो पोषक तत्व देखने को मिलते हैं या जो मिनरल्स अपन कह सकते हैं, खनिज तत्व जिसे अपन कह सकते हैं, वो दो प्रकार के हैं। सबसे पहले मैं इस चैप्टर को यहीं से स्टार्ट करूंगा। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि वृत्त पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। ये दो प्रकार के तत्वों में हमने डिवाइड कर दिया। कुल 17 तत्व है, कुल 17 पोषक तत्व है, कुल 17 आवश्यक तत्व हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना कि पादपों में 17 जो है वो आवश्यक पोषक तत्व हैं। कितने हैं? 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं। ये जो 17 आवश्यक पोषक तत्व है ना, इनको अपन दो भागों में बांटेंगे। एक इसके अंदर हो जाएगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा इसके अंदर हो जाएगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो वृत्त पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। एक सवाल तो यहीं से बना था, लेबस स्टैंड के अंदर एक सवाल यहीं से बन गया था, ये पहली स्लाइड से। ठीक है, तो दो प्रकार के होते हैं आवश्यक पोषक तत्व। एक होते हैं वृत्त पोषक तत्व और एक होते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। वृत्त पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जो पादपों में अधिक मात्रा में चाहिए, है ना, जो पादपों के अंदर अधिक मात्रा में चाहिए, ज्यादा मात्रा में जो आवश्यक होते हैं वो आपके हो जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि वृत्त पोषक तत्व है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो पादपों में थोड़ी सी कम मात्रा के अंदर चाहिए वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बहुत सिंपल चीज है, नाम से पता चल रहा है कि वृत्त पोषक तत्व पादपों में ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, पादपों में ज्यादा मात्रा में आवश्यक, और ये वाले जो हैं ये आपके कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। अब यहां से सवाल बनने के चांस न के बराबर है। सवाल जो बनेगा वो अब इस पॉइंट से बनेगा कि कौन कौन से जो है वो आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कौन कौन से जो है वो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। कौन से पोषक तत्व वृत्त पोषक तत्व के अंदर आते हैं और कौन से यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं, ये आपको रटना है। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी में होता है कि कौन सा वृत्त पोषक तत्व है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। कुछ भी नहीं है, आपको मैं एक चीज आपको मैं ट्रिक से बता देता हूँ। ट्रिक ये याद कर लो, ये याद कर लो, आपका कभी गलत नहीं होगा। ट्रिक क्या है? कौन पीके केश मांगे, कौन पीके केस मांगे। ये ट्रिक अगर आपने रट ली आप कभी इसका सवाल गलत नहीं करोगे, और सवाल अगर बनेगा तो इसमें से बनेगा, ये कंफर्म मानिए। पहली स्लाइड ही सवाल की है। ठीक है, कौन पीके केस मांगे यानी कि कोई बेवड़ा जिसे अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो वो जो है ऐसा कौन है जो पी करके केस मांग रहा है? पीने का मतलब समझते हैं अपन, एक ही बात समझ पा रही है पीने से, तो है ना। तो कौन पी के केस मांगे, याद रख लोगे। अब इससे कैसे देखो, कौन क्या बनेगा? CHON,
बना कौन, CHON, पी के, पी के, केस, CAS, केस, मांगे, MG। बताओ इसको इसमें कन्वर्ट करना आ गया, इसको इसमें कन्वर्ट करना आया आपको, आया कन्वर्ट करना, कौन यानी कि CHON, कौन, पी के, केस, मांगे, कौन पी के केस मांगे, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 17 में से 9 तो कौन से हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। पीछे कितने बच्चे सर, 8 बचे, तो 8 कौन से हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे। टोटल हो गए 17, टोटल 17 हो गए भाई, 9 ये हो गए, 8 इसमें आ जाएंगे। अब ये याद हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल सर, कौन पी के केस मांगे, कौन पी के केस मांगे, CHON पी के CAS MG, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम तो ये हो गया, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपका फॉस्फोरस और ये आपका पोटेशियम। ठीक है, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। ये आपके 9 क्या हो जाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, ये आपके 9 क्या हो जाएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। बाकी जो भी आए, बाकी जो भी आए अब याद नहीं रखना, इसके अलावा जो भी दिखे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अगर इनमें से कुछ दिख जाए तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और इनमें से नहीं दिखे वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। याद रखने की आवश्यकता ही है, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। इनमें से अगर कोई दिखे तो वो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नहीं दिखे तो वो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, जिंक, फेरस, कॉपर, निकेल, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, बोरोन, क्लोरीन, ये सारे के सारे सूक्ष्म पोषक तत्व। बताओ यहां से अगर सवाल आया तो गलत करोगे, नहीं होना चाहिए। बस एक टिक याद रख लेना, कौन पी के केस मांगे, कौन पी के केस मांगे, याद रख लोगे। ये क्या है, वृत्त पोषक तत्व है। इसके अलावा कोई दिख जाए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। टोटल आवश्यक तत्व कितने होते हैं, 17 होते हैं। 9 में से वृत्त पोषक तत्व है, 8 उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व है। वृत्त पोषक तत्व है जो पौधे में ज्यादा मात्रा में आवश्यक, सूक्ष्म पोषक तत्व है जो पौधे में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। ये दोनों के अंदर डिफरेंस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने स्टार मार्क कर दी, ये आपको याद रखना, रख लोगे, चलो ठीक। और अगर मैं बात करूं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं और इनकी मात्रा अगर थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो ये विषाक्त नहीं होंगे। लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व तो बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, इनकी मात्रा में थोड़ी सी भी वृद्धि कर दी तो ये पौधे के लिए विषाक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो अब देखो, अब कुछ मैं चीजें आपको बताना चाहता हूं, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मिटा दूं, चलो अब कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको सीधे सीधे उतारना है और दिमाग में भी उतारना, नोटबुक में भी और दिमाग में। वो फैक्ट क्या है, कभी कभार सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा क्रांतिक तत्व है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, क्रांतिक तत्व कौन से होते हैं, क्रांतिक तत्व कौन से होते हैं, 3 याद रखना आपको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK, ये आपके क्रांतिक तत्व है। अगर आपसे पूछ ले संरचनात्मक तत्व कौन से होते हैं, संरचनात्मक, संरचनात्मक तत्व, तो संरचनात्मक तत्व के अंदर एक तो आपका कार्बन, एक आपका नाइट्रोजन, यानी कि ये जो दोनों है ये संरचनात्मक तत्व है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्रांतिक तत्व NPK, संरचनात्मक तत्व कार्बन और नाइट्रोजन हो जाएगा। पादपों में गति हेतु कौन उत्तरदायी होता है, पादपों में गति हेतु उत्तरदायी कौन होता है, पोटेशियम, गति हेतु उत्तरदायी वो होता है पोटेशियम, ये पादपों में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, पादपों में गति के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। ठीक है, एटीपी निर्माण में कौन सहायक होता है, एटीपी निर्माण में, एटीपी निर्माण में कौन सहायक होता है, फॉस्फोरस, कौन सहायक होता है, फॉस्फोरस। अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल निर्माण में कौन सहायक होता है, क्लोरोफिल निर्माण में कौन सहायक होता है, तो क्लोरोफिल निर्माण में सहायक हो जाएगा मैग्नीशियम, Mg+2। ठीक है, रख लोगे याद, ये फैक्ट है, बस रखना है आपको इनको। ठीक है बच्चों, अब देखो कुछ चीजें हैं ये एंजाइमों के सक्रिय के रूप में भी काम आते हैं। जैसे कि एक एंजाइम होता है पेप्सिको, पेप्सिको व रुबिस्को,
ये एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम का सक्रियक कौन होता है? Mg+2। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का सक्रियक, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का सक्रियक कौन होता है? मोलिब्डेनम। अगर आपसे पूछ ले एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का सक्रियक, एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम का सक्रियक कौन होता है? Zn+2। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुछ तत्व एंजाइमों के लिए सक्रिय के रूप में भी काम करते हैं, एंजाइमों के सक्रिय के तौर पे काम करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजनेज एंजाइम के लिए कौन सा तत्व सक्रिय के रूप में कार्य करता है, तो आपको याद होना चाहिए मोलिब्डेनम। रख लोगे? ये जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए इनको लिखो और याद करो। मिटा दो इनको, मैं बता दूं? चलो अगला है, इन पोषक तत्वों की कमी से, पोषक तत्वों की जो कमी है उसकी वजह से कुछ रोग हो जाते हैं। पोषक तत्वों की न्यूनता से, पोषक तत्वों की न्यूनता से पादप में होने वाले रोग, पादप में होने वाले रोग, पोषक तत्वों की न्यूनता से पादप में होने वाले रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले इसके अंदर आपको याद रखना हरिमाहीनता। कौन सा याद रखना है? हरिमाहीनता। हरिमाहीनता में क्या होता है? हरिमाहीनता जो प्रकार की बीमारी होती है, अब देखो नाम से पता चल रहा है, हरा क्या होता है? क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल की कमी होना, हरित लवक में कमी होना। हरिमाहीनता में हरित लवक की कमी हो जाती है। बस इतना से याद रखना, हरित लवक की कमी होना। ठीक है, हरित लवक की कमी होना। इसके अंदर हो जाएगा कौन कौन से तत्व की कमी से हरिमाहीनता होती है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये तत्व हैं, इनकी अगर कमी हो जाती है तो हरिमाहीनता हो जाती है, याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा आता है रोग उत्तक क्षय, उत्तक क्षय जिसको अपन कहते हैं नेक्रोसिस। इसमें क्या हो जाती है? डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ लीफ टिश्यू, है ना, पत्तियों के उत्तक मर जाते हैं, डेथ ऑफ लीफ टिश्यू, यानी कि पत्तियों के जो उत्तक होते हैं वो मर जाते हैं। इसके अंदर किसकी कमी से होता है ये? कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम। याद करने की ट्रिक, अगर अच्छी लगे तो याद रख लेना, नहीं लगे तो सीधे याद रख लेना। कैल्शियम क्यों मांगे पोटेशियम, कैल्शियम क्यों मांगे पोटेशियम, ये आपको याद रखना है। तो ये दो जो है वो बीमारियों के बारे में आपको ध्यान रखना। एक जो है वो पत्तियों पर सफेद धब्बे, पत्तियों पर सफेद धब्बे, ये जो है ये जिंक की कमी से होता है, ये जिंक की कमी से होता है। तो ये सारी बीमारियां हैं जो आपको ध्यान में रखना है। ये बीमारियां हैं मुख्यतः जो आपको याद रखना है। रख लोगे? ये चीजें याद रखनी है, रख लोगे कि रख लोगे बताओ? अब देखो, अब एक सारणी के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये चीजें आपने क्लियर कर ली तो फिर अपन आगे बढ़े। मिटा दो इसको, मिटा दो। चलो अब देखो, अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा, एक मिनट, है ना। पादपों के अंदर ये जो 17 आवश्यक तत्व है ना, इन तत्वों के बारे में बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे? एक तो वो तत्व पादप में किस रूप में अवशोषित होता है। देखो इस साइड में एक साइड लिखूंगा तत्व, इस साइड में क्या लिखूंगा? तत्व। फिर वो किस रूप में अवशोषित होता है ना, उस तत्व का अवशोषण किस रूप में होता है। और फिर तीसरी चीज में यहाँ पे लिखूंगा शरीर क्रियात्मक भूमिका, शरीर क्रियात्मक भूमिका, फिजियोलॉजिकल रोल, शरीर क्रियात्मक भूमिका, शरीर क्रियात्मक भूमिका। ये तीन चीजें मैंने आपके सामने लिखी है। यहाँ पे मैं तत्व लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा अवशोषण, मतलब उस तत्व का पादप में किस रूप में अवशोषण होता है, उस तत्व का पादप में अवशोषण किस रूप में होता है। जैसे कि बोरोन है तो बोरोन बोरेट आयन के रूप में अवशोषित होता है। Mg है तो Mg+2 के रूप में अवशोषित होता है।
तो यानी कि एक चीज तो वो तत्व पादप में किस रूप में अवशोषित हो रहा है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। और फिर शरीर क्रियात्मक भूमिका मतलब ये है कि पादप के अंदर वो तत्व क्या काम कर रहा है, क्या चीज जो है वो उस तत्व के बिना नहीं हो सकती, ऐसा क्या काम कर रहा है, वो उसकी शरीर क्रियात्मक भूमिका, फिजियोलॉजिकल रोल, यानी कि उस तत्व का पादप में क्या रोल है। समझ गए मेरी बात को, समझ गए। अब मैं यहाँ पे एक एक करके लिखता जाऊं, आप भी लिखते जाना, समझते जाना, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे नाइट्रोजन की। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन पादप के किस रूप में अवशोषित होता है, पादप द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में अवशोषित होता है, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में। और नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस होता है। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस होता है नाइट्रेट, याद रखना। नाइट्राइट NO2 माइनस होता है, लेकिन नाइट्रेट NO3 माइनस होता है। तो नाइट्रोजन का अवशोषण पादप में नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये पादप में सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यक होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यक होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यक। पादप में अगर कोई तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में आवश्यक है, सबसे ज्यादा चाहिए, तो वो कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन, ठीक है। चल अगला है फोस्फोरस, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अगला है फोस्फोरस, फोस्फोरस। अच्छा फोस्फोरस ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। फोस्फोरस जो होता है ये आपका HPO4 -2 के रूप में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। HPO4 या H2PO4 माइनस के रूप में, ये दोनों याद रख लेना, HPO4 -2 या H2PO4 माइनस, रख लोगे। चलो अब ये कहां काम आता है, देखो फोस्फोरस एक तो एटीपी निर्माण में हम पहले पढ़ चुके हैं, एटीपी निर्माण में काम आता है, बिल्कुल काम आता है सर। और कहां पे आता है, कोशिका झिल्ली में भी ये पाया जाता है, कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका निर्माण भी ये करता है, कोशिका झिल्ली, एटीपी निर्माण में, कोशिका झिल्ली निर्माण में। ये दो चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी, एटीपी निर्माण में और कोशिका झिल्ली के निर्माण में ये फोस्फोरस पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड में भी पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में होता ही है, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता क्या, न्यूक्लिक एसिड में भी प्रेजेंट होता है। तो ये 3 बातें इसके बारे में ध्यान रखना, इसके अंदर केवल एक बात है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंप्लीट। अब अपन बात करेंगे पोटेशियम, तीसरा हमारा कौन सा आ जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम किस रूप में अवशोषित होता है, K+ के रूप में, दिख रहा है। पोटेशियम अवशोषित होता है K+ के रूप में, ठीक है। अच्छा पोटेशियम की हमने बात भी कर ली कि यह पादप गति में सहायक होता है, पादप गति में सहायक, रंध्रों के खुलने व बंद होने के लिए उत्तरदायी होता है, रंध्रों के खुलने व बंद होने में उत्तरदायी। जितनी बातें मैं लिखाता जा रहा हूं उनको लिखते जाओ और उनको याद कर लेना, है ना। ज्यादा स्मार्ट बनना कोई मतलब नहीं है, सवाल यहां से बन जाएगा, बाकी आपकी मर्जी, वो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। पोटेशियम K+ के रूप में ये एब्जॉर्ब होता है और पादप की गति में सहायता करता है, रंध्रों के खुलने और बंद होने के अंदर भी ये सहायता करता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कैल्शियम, कैल्शियम किस रूप में एब्जॉर्ब होता है, सबको पता है, Ca+2 के रूप में, Ca+2 के रूप में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, ध्यान से लिखते जाना साथ साथ में, नहीं तो इस वाला इसमें टेक होगी। ये क्या करता है, कैल्शियम मध्य पटलिका के निर्माण में, मध्य पटलिका निर्माण, भैया आपने पढ़ा भी है कि जो मिडिल लेमिला होती है वो कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट से बनी होती है, तो कैल्शियम भी उसके अंदर क्या हो गया, भाग ले गया। अगला आ जाएगा सल्फर, तो सल्फर जो है ये सल्फेट के रूप में SO4 -2 के रूप में एब्जॉर्ब होता है। क्या करता है ये, तेलीय बीजों में तेल संश्लेषण का काम करेगा। सल्फर पादप में क्या करेगा, जो भी तेलीय बीज हैं, तेलीय बीजों में तेल संश्लेषण का काम, तेलीय बीजों में तेल संश्लेषण का काम करेगा। और जो है वो सल्फर सिस्टीन व मिथ्योनिन अमीनो एसिड में पाया जाता है, सिस्टीन व मिथ्योनिन, सिस्टीन व मिथ्योनिन अमीनो अम्ल में उपस्थित, अमीनो अम्ल में उपस्थित। तो सिस्टीन व मिथ्योनिन अमीनो अम्ल के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। बस 5 लिखो पहले, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
5 लिखो फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 5 लिख लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो फटाफट। बता दो। चलो अगला आप हेडिंग लगाएंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है? सबसे पहले तो अवशोषण किस रूप में होता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अवशोषण होता है Mg+2 के रूप में। और ये जो है ना, ये मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है। तो मध्य पटलिका निर्माण में, मध्य पटलिका निर्माण में और क्या करता है? राइबोसोम की दोनों उपइकाइयां जुड़ने में Mg+2 आवश्यक होता है। याद करो पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों के जुड़ने में आवश्यक, जुड़ने में आवश्यक, ये दो मुख्य काम है इसके। एक तो मध्य पटलिका निर्माण में और एक राइबोसोम की जो दोनों सब यूनिट है उसके जुड़ने में ये सहायता करता है। मोलिबेडेनम, अगर मैं बात करूं मोलिबेडेनम, मोलिबेडेनम तो ये अवशोषित होता है MoO2+2, है ना। इसको बोलते हैं मोलिबेडेट आयन, मोलिबेडेट आयन, मोलिबेडेट आयन के रूप में। और ये जो मोलिबेडेट आयन होता है इसके रूप में तो एब्जॉर्ब हो गया। काम क्या करता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक तो नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम जो होता है ना, नाइट्रो रिडक्टेज और एक नाइट्रोजिनेज, इन दोनों के लिए सक्रिय के रूप में, नाइट्रोजिनेज इन दोनों एंजाइमों के लिए सक्रिय के रूप में ये भाग लेता है, दोनों के एक्टिवेटर के तौर पे यह काम करता है। ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नीज। मैग्नीज ये अवशोषित होता है Mn+2 के रूप में। और ये क्या काम करता है? जल के प्रकाश अपघटन में सहायक, जल के प्रकाश अपघटन में सहायक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल के प्रकाश अपघटन में सहायक। रख लो यार, जल के प्रकाश अपघटन में कौन सहायता करता है? आपका मैग्नीज। ठीक है, चलो और अपन आगे बात करें जिंक की। तो जिंक किसके रूप में? Zn+2 के रूप में एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होती है? पत्तियों में लघुपर्णता आ जाती है ना। इसकी कमी से पत्तियों में लघुपर्णता, कमी से पत्तियों में लघुपर्णता यानी कि पत्तियां छोटी हो जाती है, पत्तियों में लघुपर्णता नामक रोग हो जाता है। बाकी एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का सक्रिय होता है, ये हमने पढ़ ही चुके हैं कि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का सक्रिय, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का क्या होता है? ये सक्रिय होता है। ठीक है, और कौन सा बच गया? बोरोन, 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 बोरोन का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये होता है BO3-3 या B4O7-2। ठीक है, इसको बोलते हैं बोरेट आयन, बोरेट आयन। और इसका एक फेमस काम है पराग अंकुरण में। ये किस में भाग लेता है? पराग अंकुरण में सहायक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पराग अंकुरण में सहायक। जल के प्रकाश अपघटन में कौन सहायता करता है? मैग्नीज। और पराग अंकुरण में कौन सहायता करता है? पराग अंकुरण में सहायता करता है आपका बोरेट या बोरोन। ठीक है, ठीक है बच्चों, बेटा इसको। चलो आगे अपन बात करें तो बचा हुआ हमारा अभी आयरन और कॉपर, क्लोराइड, निकल, यही बचा। सबसे पहले अगर हम बात करें आयरन की, आयरन क्या होता है? आयरन Fe। तो ये या तो Fe+2 के रूप में एब्जॉर्ब होता है या Fe+3 के रूप में। और मुख्यतः किसके रूप में होता है? Fe+3 के रूप में होता है। ठीक है, मुख्यतः किसके रूप में होता है? Fe+3 के रूप में होता है। और Fe+3 को क्या कहते हैं? फेरिक। ये होता है फेरस और ये होता है फेरिक, ये होता है फेरिक। ठीक है, ये प्रकाश श्वसन में भाग लेता है, प्रकाश श्वसन में सहायक होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेग हीमोग्लोबिन बनता है ना, लेग हीमोग्लोबिन,
लेग हीमोग्लोबिन LHB के निर्माण में भी सहायक है। लेग हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक। उसके बाद में बात करें कॉपर की, तो ये Cu+2 के रूप में एब्जॉर्ब होगा, Cu+2 के रूप में। और ये जो है आपके क्या काम प्रकाश शोषण, प्रकाश शोषण, ठीक है, ये भी प्रकाश शोषण में भाग लेता है कॉपर भी। प्रकाश शोषण में भी भाग लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भी, दोनों ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण में ये भी प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बस हो गया। अब जैसे क्लोरीन की बात करूं तो Cl- के रूप में एब्जॉर्ब होता है, Cl- के रूप में। और अगर मैं बात करूं निकल की, तो निकल Na+2 के रूप में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये यूरिएज एंजाइम का सक्रिय होता है, ये ध्यान रखना, यूरिएज एंजाइम का सक्रिय, निकल जो है ये यूरिएज एंजाइम का सक्रिय होता है, ये आपको ध्यान रखनी है। आपके सामने सारणी बनी होगी एक लंबी सी, उस सारणी को आपको रटना है, समझ गए मेरी बात को? कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाए बिना जो सारणी मैंने बनाई है उसको रट लेना। अगर सवाल बनेगा तो इसमें से बढ़ जाएगा, बाकी सिलेबस में है नहीं, मैं बार बार कह ही रहा हूं, ठीक है ना। एकदम मैं डिटेल में शॉर्ट एंड स्वीट करवा रहा हूं आपको, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। इसको लिख लो। फिर अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल, है ना, एक लास्ट अपन और पढ़ लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, फिर अपन इसको समाप्त करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो मैं डाला हूं इसको। अब हेडिंग लगाएंगे नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर 4 स्टेप है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल की अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन चक्र, क्या होता है नाइट्रोजन चक्र? वायुमंडल, मृदा, हवा, हवा तो वायुमंडल हो गया, और सजीव, इनके बीच में नाइट्रोजन का घूमना, यानी कि हवा है, सजीव है, मृदा है, इनके बीच में नाइट्रोजन घूमती रहती है, यही नाइट्रोजन चक्कर है, और कुछ नहीं। नाइट्रोजन चक्कर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये सोचना है कि जो नाइट्रोजन है ना, वो नाइट्रोजन हवा, हवा से मिट्टी, मिट्टी से सजीव, सजीव से मिट्टी, मिट्टी से हवा, ऐसे घूमता रहता है नाइट्रोजन। इन सब के बीच में अलग अलग कंपाउंड में बदलता रहता है और घूमता रहता है, उसे ही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, ठीक है। लिख लो बस, नाइट्रोजन का वायुमंडल, मृदा तथा सजीवों के मध्य चक्रण, सजीवों के मध्य चक्रण, इसको अपन क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है? वायुमंडल में 78%, 78% क्या है? नाइट्रोजन। ये भी अपन को पता है ना, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, ये भी अपन को पता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, पादप व जंतु सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन का उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन के एक अणु में, नाइट्रोजन का जो एक अणु है ना, नाइट्रोजन के एक अणु में, नाइट्रोजन के एक अणु में 3 सहसंयोजी बंध होते हैं। कितने? 3 सहसंयोजी बंध। और इन तीनों को एक साथ तोड़ना आसान काम नहीं है, 3 सहसंयोजी बंध होते हैं। भाई नाइट्रोजन का अणु मतलब N2, और N2 के अंदर क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो 3 सहसंयोजी बंध हो जाएंगे, इस वजह से सीधा इसका जो है वो इसको ग्रहण नहीं कर सकते, सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते, ये भी लिख लो, ठीक है। अब ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ना, इस नाइट्रोजन साइकिल के 4 पद हैं। कितने? 4 पद है। कौन कौन से? पहला जो स्टेप है वो है नाइट्रोजन स्त्रीकरण, नाइट्रोजन स्त्रीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा इसके अंदर हो जाएगा अमोनीकरण, क्या हो जाएगा? अमोनीकरण। तीसरा इसके अंदर हो जाएगा नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण यानी कि नाइट्रिफिकेशन।
और चौथा हो जाएगा विनाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण यानी कि डीनाइट्रिफिकेशन। ये हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन और ये हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन, और इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन, इसको बोलते हैं अमोनिफिकेशन। तो ये 4 स्टेप है नाइट्रोजन साइकिल में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, और इन चारों के बारे में अपन को एक एक करके पढ़ना है। मेन इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये अगर आपने समझ लिया तो बाकी बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। मेन अपन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझना है। तो अब अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण समझ ले, फिर एक एक करके सारों को समझ लेंगे। इनको लिख लो, इतनी चीजें लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मिटा दो इसको, चलो हेडिंग लगाएंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, हेडिंग लगाएंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण? बहुत सिंपल है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन चक्र का पहला स्टेप, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ध्यान से सुनो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। याद रख लोगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया, नाइट्रोजन N2 अमोनिया NH3, N2 का NH3 में बदलना, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। बस इतना सा काम है। वायुमंडलीय, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3, अमोनिया में बदलने की प्रक्रिया, उसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कह दो या स्थिरीकरण कह दो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या बनता है? पहला स्थायी उत्पाद क्या बनता है? तो वो आपका अमोनिया ही बनता है। वो आपका क्या बनता है? अमोनिया ही बनता है। इस चीज को ध्यान रखना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ये केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन, केवल कुछ जीवाणु ही करते हैं, कुछ जीवाणु ही करते हैं, है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण आपसे पूछ ले कौन करते हैं, तो कुछ एक बैक्टीरिया है, कुछ एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। सारे बैक्टीरिया भी नहीं करते और बाकी तो कोई करता भी नहीं है। कुछ एक जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल कुछ जीवाणु ही करते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। ये जो जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रहे हैं ना कुछ एक, उनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि इनमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। इन जीवाणुओं को नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु या डाईएज़ोट्रॉप्स कहा जाता है। ये जो जीवाणु जो नाइट्रोजन स्त्रीकरण का काम कर रहे हैं, इनको डाईएज़ोट्रॉप्स या नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु कहते हैं। और नाइट्रोजन स्त्रीकरण के लिए कौन सा एंजाइम इसमें पाया जाता है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम इनमें पाया जाता है। याद रख लोगे, नाइट्रोजन स्त्रीकरण करने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन स्त्रीकारी या फिर डाईएज़ोट्रॉप्स, रख लोगे? याद रख लोगे कि नहीं रखोगे बताओ? अब देखो, ये जो नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु है ना, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये हो सकते हैं मुक्त जीवी अवस्था में नाइट्रोजन स्त्रीकरण करे, या फिर ये सहजीवी अवस्था में नाइट्रोजन स्त्रीकरण करे। दो चीजें हैं इनके पास, या तो ये मुक्त जीवी अवस्था में या फिर सहजीवी अवस्था में, दोनों कंडीशन में नाइट्रोजन स्त्रीकरण कर सकते हैं। बेटा इसको अब मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं, नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जो नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु होते हैं, इसका एक चार्ट मैं आपके सामने बना के दे रहा हूं। यहां से भी सवाल बनने की हाई पॉसिबिलिटी है, याद रखना, हाई पॉसिबिलिटी। नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु, नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु,
कितने प्रकार के मैंने पहले ही बता दिया। एक होते हैं मुक्त जीवी अवस्था में, एक जो जीवाणु मुक्त जीवी अवस्था में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, और एक जो जीवाणु सहजीवी अवस्था में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। एक जीवाणु सहजीवी अवस्था में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, अब देखो सहजीवी अवस्था में कौन कौन से हो जाएगी जीवाणु। एक तो हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम, ये राइजोबियम जो है ये लेग्यूम पादपों की जड़ों में रहता है। लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है और उसके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा। दूसरा एक जीवाणु है फ्रैंकिया। फ्रैंकिया, ये जो फ्रैंकिया है ना, ये नॉन लेग्यूम पादपों की जड़ों में रहता है। नॉन लेग्यूम पादपों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कौन करेगा? फ्रैंकिया करेगा। तो सहजीवी अवस्था में दो याद रखना, एक तो राइजोबियम और एक आपका फ्रैंकिया। राइजोबियम, फ्रैंकिया। राइजोबियम लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा, फ्रैंकिया नॉन लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेगा। ये तो होगी सहजीवी अवस्था। अब मुक्त जीवी अवस्था के अंदर भी दो कंडीशन बनती है, एक बनता है हेटेरोट्रोपस, हेटेरोट्रोपस, और एक बनता है ऑटोट्रोपस। एक कौन सा बन जाएगा? ऑटोट्रोपस। ऑटोट्रोपस हिंदी में बात करें तो स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी। अब आपसे पूछ ले कि सर स्वपोषी कौन कौन से हैं? कुछ नहीं, नोस्टो, एनाबिना, ठीक है, और ओलोसीरा और ओसिलेटेरिया। ओसिलेटेरिया, ये चार एग्जांपल याद रख लेना, नोस्टो, एनाबिना, ओलोसीरा और ओसिलेटेरिया, ये चार इसके अंदर याद रख लेना। अब अगर हम बात करें हेटेरोट्रोपस की, तो इसके अंदर भी दो अलग अलग है। एक तो है एनएरोबिक यानी कि अवायवीय, एनएरोबिक, और एक हो जाएगा एरोबिक। एरोबिक को अपन कहते हैं वायवीय, एरोबिक को वायवीय, एनएरोबिक को अवायवीय। तो ऐसे एरोबिक, ऐसे एजोबैक्टर, इसका एग्जांपल हो जाएगा एजोबैक्टर। याद रख लोगे, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एजोबैक्टर। किसका है? एरोबिक का, ठीक है। और इसके अंदर आ जाएगा बैसिलस, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम, ये सारणी आपको याद होनी चाहिए, ये पूरा आपको याद होना चाहिए। नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु दो प्रकार के, एक मुक्त जीवी अवस्था में, एक सहजीवी अवस्था में। पहले सहजीवी को निपटा लो। लेग्यूम पादपों की जड़ों में राइजोबियम, नॉन लेग्यूम पादपों की जड़ों में फ्रैंकिया। फिर आओ मुक्त जीवी पे। मुक्त जीवी में दो प्रकार, स्वपोषी, विषमपोषी। स्वपोषी में कौन है? नोस्टोक, एनाबिना, ओसिलेटेरिया, ओलोसीरा। उसके बाद में मुक्त जीवी। मुक्त जीवी के अंदर भी दो कंडीशन, एक आपका सॉरी इसके अंदर विषमपोषी में भी दो कंडीशन, एक आपकी एरोबिक और एक एरोबिक और नॉन एरोबिक। तो एरोबिक में एजोबैक्टर और नॉन एरोबिक में बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। रख लोगे याद, बहुत सिंपल है, 5-7 बार बोलोगे याद हो जाएगा, है ना। चलो नोट करो इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ना, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब इसके अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, याद रखना। और एक N2 अणु को स्थिरीकृत करना है ना, तो उसके लिए 16 एटीपी चाहिए। 16 एटीपी चाहिए, 16 एटीपी, है ना। सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कितनी चाहिए? ऊर्जा कितनी चाहिए? एक नाइट्रोजन अणु को स्थिरीकृत करने के लिए 16 एटीपी चाहिए। इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी आवश्यक होती है, ठीक है। चलो बैठो इसको। चलो अब सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है? अमोनीकरण। सेकेंड स्टेप क्या है? अमोनिफिकेशन। क्या होता है अमोनिफिकेशन? सेकेंड स्टेप है अमोनीकरण। अमोनीकरण, अमोनीकरण कुछ नहीं है, सड़े गले पदार्थों से अमोनिया बनना। सड़े गले पदार्थों से अमोनिया बनना, यह अमोनिया का निर्माण। थोड़ा सा डिफरेंस है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हो रहा था? वायुमंडलीय नाइट्रोजन से अमोनिया बनना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन से अमोनिया बनना नाइट्रोजन फिक्सेशन, और सड़े गले पदार्थों से अमोनिया बनना अमोनिफिकेशन।
सड़े गले पदार्थों से अमोनिया का निर्माण हो, दोनों में अमोनिया का निर्माण रहा है। चाहे नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करूं वहां पे भी अमोनिया बन रहा है, चाहे अमोनिफिकेशन की बात करूं यहाँ पे भी अमोनिया बन रहा है, लेकिन दोनों का सोर्स अलग है। उसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन से, यहाँ पे सड़े गले पदार्थों से। वहां पे कौन बना रहा है, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन से मतलब अमोनिया कौन बना रहा है उसमें, तो नाइट्रोजन स्त्रीकारी जीवाणु, जिसके एग्जांपल हमने देख लिए। अब तो अमोनीकरण के अंदर जो है वो अमोनिया का निर्माण कौन कर रहे हैं, तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है बैसिलस जाति। कौन करता है ये, बैसिलस जाति। बैसिलस जाति, जातियों के अंदर वल्गेरिस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अंदर एक्टिनोमाइसिटिस भी होता है, वल्गेरिस हो सकती है, रेमोसस हो सकती है, ये तो बैसिलस जाति होगी। और एक आपका एक्टिनोमाइसिटिस, ये इसका काम करते हैं अमोनीकरण का, ये अमोनीकरण का काम करते हैं। अब तीसरा स्टेप आ जाता है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। क्या होता है नाइट्रीकरण, अब अमोनिया तो बन गया भाई, नाइट्रोजन से अमोनिया बन गया, अब इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदलेंगे। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, बदल क्यों रहे हो, बदल क्यों रहे हो, हम इसलिए बदल रहे हैं ताकि पादप उसको अवशोषित कर पाए। नाइट्रोजन के रूप में अवशोषित करता नहीं है क्योंकि 3 सहसंयोजी बनते, तो पहले अमोनिया बना, अमोनिया के रूप में पादप नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर पाते। पादप नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है, याद करो, उस सारणी में मैंने बताया था नाइट्रेट के रूप में। तो इसलिए अब ये जो अमोनिया बना है ना, इस अमोनिया को नाइट्रेट में बदलेंगे और उसी को अपन कहते हैं नाइट्रीकरण, यानी कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया, नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया, नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया। क्यों बदल रहे हैं नाइट्रेट में, क्योंकि पादप नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट के रूप में ही करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ही करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ही करते हैं। इस वजह से अमोनिया को नाइट्रेट में बदल रहे हैं। अच्छा, अमोनिया को नाइट्रेट में बदलेंगे कैसे, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये लिया अमोनिया, ये लिया अमोनिया, इसकी अभिक्रिया करवा दो ऑक्सीजन के साथ, इसकी अभिक्रिया किससे करवा दो, ऑक्सीजन से करवा दो। क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा यहाँ पे नाइट्राइट, ये जो NO2 माइनस होता है ना, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट, एक होता है नाइट्राइट, एक होता है नाइट्रेट, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है नाइट्राइट, एक होता है नाइट्रेट। तो ये हो गया नाइट्राइट, साथ में जल और ऊर्जा का बना, ठीक है। मैं ये ध्यान रखना है कि अमोनिया से नाइट्राइट बन रहा है। और अब यहाँ पे ये जो नाइट्राइट है ना, NO2 माइनस, इससे यहाँ पे क्या बनेगा, NO3 माइनस, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। तो हमने पहले अमोनिया से नाइट्राइट बनाया, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट बनेगा, और ये नाइट्रेट में बनने की प्रक्रिया, अमोनिया से नाइट्रेट बनने की प्रक्रिया, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, नाइट्रीकरण कहलाता है। ठीक है, हाँ, एक यहाँ पे बैक्टीरिया चाहिए, वो याद रख लेना। यहाँ पे जो बैक्टीरिया चाहिए वो चाहिए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, और यहाँ पे चाहिए नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। बाकी नाइट्रोकोकस इसमें भी चाहिए, इसमें भी चाहिए, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो नाइट्रोकोकस, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए नाइट्रोकोकस। एस्परजिलस फ्लेवस यहाँ पे भी चाहिए, एस्परजिलस फ्लेवस यहाँ पे भी चाहिए, ये दो अलग है। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया से नाइट्राइट में बदलने की प्रक्रिया के लिए नाइट्रोसोमोनास चाहिए, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया के लिए ये चाहिए, ठीक है, लिख लो इसको। अब चौथा स्टेप हमारे पास बचता है विनाइट्रीकरण। क्या होता है, चौथा स्टेप है विनाइट्रीकरण। क्या होता है, बता दो इसको, चौथा स्टेप यहां पे लिख रहा हूं मैं, विनाइट्रीकरण क्या होता है ना, ये नाइट्रोजन चक्र का चौथा स्टेप है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण क्या होता है, विनाइट्रीकरण फिक्स्ड नाइट्रोजन का वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना, वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना, फिक्स्ड नाइट्रोजन का वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना, इसको कहते हैं विनाइट्रीकरण। यानी कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन से फिक्स्ड नाइट्रोजन बन गई, स्थिरीकृत नाइट्रोजन है, उसका वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट होना, वो होता है विनाइट्रीकरण। उल्टा है, नाम में भी तो लिख रहा है ना, विनाइट्रीकरण। और इसके अंदर एग्जांपल ये काम कौन करता है, तो एक तो ध्यान रखना थायोबैसिलस, और एक
स्यूडोमोनास, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, ये दोनों ये काम करेंगे, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। ठीक है, चलो अब एक आता है 5 स्टेप, इसके अलग स्टेप है, इसके अंदर नहीं, नाइट्रेट स्वांगीकरण। ये क्या होता है? नाइट्रेट स्वांगीकरण, ये क्या होता है? तो नाइट्रेट स्वांगीकरण क्या होता है? नाइट्रेट स्वांगीकरण क्या होता है? देखो, पादप नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में अवशोषित करते हैं, लेकिन उपयोग अमोनिया के रूप में करते हैं, अमोनिया के रूप में करते हैं। इसलिए नाइट्रेट से, समझाऊंगा अभी, ध्यान से देखो, इसलिए नाइट्रेट से अमोनिया बनने की प्रक्रिया, उसको अपन कहेंगे नाइट्रेट स्वांगीकरण। ध्यान से सुनो, ये क्या करें? देखो, पादप सबसे पहले जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करेगा नाइट्रेट के रूप में, NO3- के रूप में। ठीक है, नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब कर लिया। अब दिक्कत ये आई कि नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन उसका प्रयोग नाइट्रेट के रूप में नहीं कर पाता। एब्जॉर्ब करना अलग बात है, उसका उपयोग करना अलग बात है। उसको एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रेट के रूप में, लेकिन प्रयोग करेगा अमोनिया के रूप में। तो अब ये जो नाइट्रेट है ना, इसका अमोनिया में बदलना, इसको नाइट्रेट स्वांगीकरण कहते हैं। एब्जॉर्ब कर लिया नाइट्रेट के रूप में, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएगा नाइट्रेट के रूप में। उपयोग किस रूप में करता है? अमोनिया के रूप में। तो जो नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब किया उसको अमोनिया में बदल दो, और ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहेंगे? नाइट्रेट स्वांगीकरण। इसे अपन क्या कह देंगे? नाइट्रेट स्वांगीकरण कह देंगे। और एक लास्ट पॉइंट आज का आप लिख सकते हैं, पादप में नाइट्रोजन का परिवहन, पादपों में नाइट्रोजन का परिवहन, लास्ट पॉइंट, पादपों में नाइट्रोजन का परिवहन एमाइड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? एमाइड के रूप में होता है। पादपों में नाइट्रोजन का परिवहन एमाइड के रूप में होता है। और ये एमाइड क्या हो सकता है? एस्पार्जिन हो सकता है, एस्पार्जिन या ग्लूटामिन, एस्पार्जिन या ग्लूटामिन हो सकता है, एस्पार्जिन या ग्लूटामिन हो सकता है। ठीक है, इतनी बातें समझ पाई? तो ये था आपका खनिज पोषण, मिनरल न्यूट्रिशन या पादपों में पोषण। लगभग चीजें मैंने आपकी क्लियर कर दी, बस 5-10% आई थिंक मैंने स्किप किया होगा, लेकिन ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये भी बहुत ज्यादा मैंने करवा दिया। आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सवाल आपका बनेगा 100%, 101% इसी क्लास में से बन जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बिना चिंता किए इसी नोट्स को रिवाइज करते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए। अगर नोट्स आप नहीं बना सकते, मनी जानी बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।